अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन से। जो एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो होती है वो लाजमी देखा करें, लाजमी सुना करें। इससे ये होता है कि जो उसमें सारे एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, उनकी एग्जांपल समझ में आ जाती हैं। मैं बुक की ही सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ और उसमें साथ खुद से एग्जांपल्स ऐड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आप ये वीडियो स्किप करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं जो कि बच्चों को फिर बाद में नहीं आते, या जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं उसमें बुक की एग्जांपल भी सॉल्व की गई हैं। तो बच्चे बुक की एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं लेकिन एग्जांपल्स छोड़ देते हैं और एग्जांपल में कोई ना कोई ट्विस्ट होता है। फिर जब वो पेपर में आती है तो फिर बच्चे जो है वो उसको ख़राब करके आ जाते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो एटलीस्ट लाजमी सुना करें, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस। इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डैट कंटेन्स अ रेडिकल सिंबल। जिसमें ये रेडिकल का रूट का सिंबल आ जाए, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसको हम क्या कह देते हैं? रेडिकल एक्सप्रेशन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेडिकल का सिंबल यूज़ हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ अ नंबर। ये होता क्या है? ये किसी भी नंबर का जो रूट होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल वर्ड्स में खुद से डेफिनेशन लिखी है। अब जो बुक में डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी एन जो है वो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू है और ए जो है वो एक रियल नंबर है, तो फिर हम जो एक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर एक्स इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये nth रूट ऑफ ए है, यानी एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसमें हमने क्या लिया है? ए जो रियल नंबर है उसकी nth रूट ली है, तो ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया है। आगे है हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन। एक रेडिकल एक्सप्रेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, ये जो इसमें सिंबल यूज़ हुआ है ये, इसको हम कहेंगे रेडिकल है। इस रूट वाले सिंबल को हमने कहना है कि ये रेडिकल है। जो एन है बाहर रूट के ऊपर जो एन है वो है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ये वो उसकी इंडेक्स है, वो नंबर बताएगा कि ये कौन सा रूट है। ठीक है, अब जो उसके अंदर है ए, उसको हम कहेंगे रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन, वो क्या है? रेडिकैंड है। तो आपने याद रखना रेडिकल एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक तो रेडिकल का सिंबल है, दूसरा बाहर जो इंडेक्स एन यूज़ हुई है उसको हम इंडेक्स कहेंगे, और जो अंदर ए है रियल नंबर उसको हम रेडिकैंड कहेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास है, अब इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 5। अब हम इसको स्क्वायर रूट नहीं बोलेंगे, बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है 5 का। तो अब इसमें हमारे पास ये जो सिंबल है रूट का ये रेडिकल है। जो n की वैल्यू हमारे पास 3 है वो क्या है? इंडेक्स है, और जो 5 है अंदर हमारे पास वो क्या है? रेडिकैंड है। इसी तरह हम नीचे वाला देख लेंगे, वो है 5th रूट ऑफ 7। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये जो सिंबल है ये रेडिकल है, n की वैल्यू 5 है वो इंडेक्स है, और 7 जो है वो हमारे पास रेडिकैंड है। अब जो ये है देखें, इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब इसके रूट के बाहर कुछ भी ना लिखा हो तो ऑब्वियस है कि यहाँ 2 है, और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसमें रूट है वो रेडिकल है, जो n की वैल्यू है वो नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वो 2 है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये भूलना नहीं है। n की वैल्यू 2 है वो इंडेक्स है, और 36 जो है वो हमारे पास रेडिकैंड है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 या 0 मेंशन नहीं कर देना। ये स्क्वायर रूट है और इसकी वैल्यू n की वैल्यू रूट की 2 है। अब नीचे लिखा है कि ये मोस्ट कॉमन जो रेडिकल है वो हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट है। यानी आप मैथ में जितना भी ज़्यादा जो है वो रूट देखेंगे सबसे ज़्यादा वो स्क्वायर रूट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन जो हमारे पास रेडिकल है वो स्क्वायर रूट है। ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एमसीक्यू में। ठीक है, आगे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी जो अभी हमने रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा ऊपर से उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है यानी उसको पावर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमने उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए किसके इक्वल है? एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर 1/n। ये जो nth रूट है इसको हम 1/n भी लिख सकते हैं। अब n की जो भी हमें वैल्यू यहाँ दी गई होगी आगे हम उसको जो है वो यूज़ करेंगे, लेकिन बताया गया है कि इसको पावर की फॉर्म में कैसे आप खोल के लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रेडिकल्स का एक टेबल दिया गया है। उसमें हमें क्या किया गया है? सिर्फ लॉज बताए गए हैं, यानी ये फार्मूलाज बताए गए हैं, लेकिन मैंने उनके नेम भी मेंशन किए हैं, उनका फार्मूला भी मेंशन किया है और साथ एग्जांपल भी दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो सबसे पहले हमारे पास जो उन्होंने फार्मूला दिया है वो क्या है कि ए बी दो रियल नंबर्स हैं। अगर हम उनका nth रूट ले रहे हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि जो रूट है nth रूट उसको दोनों रेडिकेंड को डिवाइड करके दे देना है। यानी वो nth रूट ऑफ ए भी है, वो nth रूट ऑफ बी भी है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल कहेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। और इसकी एग्जांपल लिखेंगे। अगर हमारे पास अंडर रूट 36 है तो हम इसको क्या कहेंगे, हम 4, इसको 36 को हम 4 × 9 भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 9 दो हमारे पास नंबर बन गए, तो हम 4 को भी स्क्वायर रूट अलहदा दे देंगे और 9 को भी स्क्वायर रूट अलहदा दे देंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और यहाँ 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो 2 × 3 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल है। अब कोशेंट रूल है हमारे पास। कोशेंट रूल भी प्रोडक्ट रूल की तरह है, लेकिन वो कोशेंट की फॉर्म में। कोशेंट क्या होता है, डिवाइड, यानी हमारे पास दो रियल नंबर्स ए और बी डिवाइड हो रहे हैं सेम nth रूट के अंडर। तो हमने क्या करना है, दोनों को जो है उनका रूट अलग-अलग प्रोवाइड कर देना है। ए के साथ भी nth रूट लिख देंगे, डिवाइडेड बाय बी के साथ भी nth रूट लिख देंगे। एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 64/4 लिखें, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये जो इसके साथ 2 पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये इसकी पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, 64 को भी स्क्वायर रूट अलहदा दे देंगे और 4 को भी अलहदा दे देंगे। ये बनेगा 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा। और इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। थर्ड रूल है हमारे पास पावर रूल। अब पावर रूल क्या कहता है कि अगर एक रियल नंबर पे पावर अंदर m अप्लाई हो रही है nth रूट के अंदर, तो हम उस पावर को होल जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर बाहर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 5 के बाहर स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। पावर रूल क्या कह रहा है, यानी जो बेस पे पावर अप्लाई हो रही है, रियल नंबर पे रेडिकेंड पे पावर अप्लाई हो रही है, वो हम होल रूट के ऊपर भी पावर अप्लाई कर देंगे। फोर्थ है हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ ये पावर की इन्वर्स प्रॉपर्टी है, वो क्या कह रही है कि अगर a की पावर nth रूट ऑफ n है, तो हमने अभी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ी थी इसकी, वो हमने कैसे लिखा था, nth रूट को हमने लिखा था a की पावर 1/n, और बाहर ये जो n है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे का जो पावर है वो एक दूसरे का इन्वर्स बन गई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, और सिर्फ जो बेस है हमारे पास रेडिकेंड है वो आ जाएगा a। जैसे एग्जांपल है इसके, हमारे पास 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेना है, तो हम स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे, और बाहर हमारे पास 2 है, पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने थोड़ा एक स्टेप में डाल के सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाए, तो हमने क्या करना है, ये इसकी पावर रूट की और बाहर जो पावर है वो सेम है, तो दोनों को आपस में कैंसिल करके बस ये जो नंबर है ये वो हमने लिख लेना है। ठीक है, ये इस जो है एक्सप्रेशन का हमें फ़ायदा है, रूल का हमें फ़ायदा है। अब थोड़ी सी इजी वे में जो है वो मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं। वो ये लिख दिए हैं कि अगर अंदर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर ए बी, तो उस रूल का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। अगर अंदर डिवाइड हो रहे हैं दोनों ए और बी, तो उस रूल का नाम क्या होगा, कोशेंट रूल। और हम पावर को जो है बाहर मूव कर सकते हैं। अगर पावर रेडिकल के अंदर लिखी हुई है तो हम उसको बाहर मूव कर सकते हैं, और इस रूल का नाम क्या होगा, पावर रूल। और हर रूट और सेम पावर जो है, यानी ये जो रूट की पावर है और जो सेम पावर बाहर है, अगर ये सेम हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो इसका नाम हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी है। पहले हमने रेडिकल के लॉ पढ़े थे। अब जो इंडिसेस हैं, यानी जो उसके ऊपर पावर हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, अब हम उसके लॉज पढ़ेंगे। ये भी बुक में साथ ही टेबल दिया गया है, ये 6 लॉज जो हैं वो बताए गए हैं। अच्छा, अब पहला लॉ है हमारे पास, उधर भी सिर्फ फार्मूला बताया गया है, मैंने फार्मूला का नेम भी लिखा है, उसके एग्जांपल भी लिखे है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे पास फार्मूला है कि अगर दो बेस सेम है, a की पावर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, a की पावर m + n। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है। अगर पावर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो तो हम उनको क्या कर देंगे, ऐड करके लिख देंगे। जैसे बेस जो है वो सेम होनी चाहिए, बेस नहीं फिर डिफरेंट होनी चाहिए, ये पहले आपने देख लेना है। अगर 2 × 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 3 + 4 करके 2 की पावर 7 लिख देंगे, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 128।
नेक्स्ट हमारे पास पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर क्या कह रहा है कि अगर एक ए है रियल नंबर, उसकी पावर m है और फिर उस होल की पावर n है, तो हमने क्या करना है, पावर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। वो क्या बनेगी, a की पावर mn, यानी 3 की पावर 2 है और बाहर 4 से मल्टीप्लाई हो रही है पावर, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 4 ज़ार 8, 3 की पावर 8 लिख देंगे और आंसर जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए बी, उसकी पावर है n, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पावर जो है वो डिवाइड करके दे देंगे, यानी a की पावर n भी लिख देंगे, b की पावर n भी लिख देंगे। जैसे 2 × 5 होल का स्क्वायर है, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर भी लिखेंगे, 5 का स्क्वायर भी लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 आंसर आ जाएगा। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ अब हमारे पास है पावर ऑफ कोशेंट। वो क्या कह रहा है कि अगर दो नंबर्स ए बी डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है n, तो हम उस पावर को जो है वो a पे भी डिवाइड कर देंगे, a की पावर भी n हो जाएगी, और हम डिवाइड में b को भी उसकी पावर दे देंगे n। जैसे 2/3 है, वो उसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर हम अलग लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर अलग लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ है हमारे पास कोशेंट ऑफ पावर्स। अब हमारे पास उल्टा है कि अगर हमारे पास दोनों जो है वो पावर्स लिखी हुई हैं कोशेंट में, बेस सेम है लेकिन देखें पावर अलग अलग हैं m और n, यहाँ पे क्या था, ये मिक्स नहीं कर देना, ये a और b दो रियल नंबर थे और उनकी एक ही पावर थी, होल पे अप्लाई हो रही थी पूरे पे। अब क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर अलहदा अलहदा है, तो हमने क्या करना है कि पावर को ऊपर जाकर माइनस कर देना है। ये जो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रूल पढ़ा है कि अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और अगर बेस डिवाइड हो रही है तो पावर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है आपने। जैसे 5 की पावर 6 है और नीचे 5 की पावर 2 है, तो हम 5 की पावर 6 - 2 5 की पावर 4 हो जाएगी और इसका आंसर 625 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। वो क्या है कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर 1 होगा। और साथ क्या लिखना है आपने कि वो जो रियल नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी ज़ीरो से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर लो उसकी पावर ज़ीरो हो तो उसका आंसर 1 आएगा। ये क्या है, ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, यानी 9 की पावर 0 लेंगे 1 आंसर आएगा, 100 की पावर 0 लेंगे आंसर 1 आ जाएगा। अब इन प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जो मैंने की पॉइंट्स हैं वो लिख ली हैं आपको याद करने के लिए। ये बुक में नहीं लिखे हुए, ये आपकी सिर्फ आसानी के लिए लिखे गए हैं, तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखा करेंगे तो आपको जो है आसानी हुआ करेगी। पहला क्या रूल था हमारे पास कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स तो हमने क्या कर देना है, यानी उन पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। पावर ऑफ अ पावर क्या कहती थी कि आपने एक पावर है अंदर और एक बाहर है, तो आपने उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख देना है। m की पावर n था तो हमने mn लिख दिया था। अब पावर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या कह रही है कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रही हैं बेस, तो उनकी पावर जो है वो प्रोडक्ट वो हर पावर दोनों पावर जो हैं वो प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर जो है हर फैक्टर को आपने दे देनी है। अब पावर ऑफ अ क्वेश्चन क्या कह रही है कि अगर डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने अलग-अलग उसकी पावर दे देनी है। अब डिवाइड रूल क्या कह रहा था, जिसी तरह ये मल्टीप्लाई में हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया ना, इसी तरह बेस सेम है और वो डिवाइड हो रही है तो हमने क्या कर लेना है, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देना है। और लास्ट वाली इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर जो है उसकी पावर ज़ीरो होगी, वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब जो हमने दोनों टेबल्स पढ़े हैं लास्ट के, उनको हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई है बुक की, हमने इन सारे एक्सप्रेशंस को, रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहला है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो फोर्थ रूट है हमने लिखा था, हम इसको देखा था कि हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी पावर को 1/4 लिख देंगे, यानी इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/4 अप्लाई हो रही है। अब ये जो साथ लिखा है ना, ये साथ हमने मेंशन किया है कि हमने किस रूल के थ्रू, यानी किस हमने बेस पे इसको जो है वो ऐसे लिखा है, तो ये आपने साथ मेंशन ज़रूर करना है। ठीक है, ये 3 डॉट्स का मतलब है देयर फॉर, बिकॉज, इसका मतलब है हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि nth रूट ऑफ a को हमने बताया था हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं। ये साथ बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो पावर है 1/4, अब ये देखें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो पावर है ये सबको दे देंगे। ठीक है, 16 की पावर भी 1/4 लिख लेंगे, x4 की पावर भी 1/4 लिखेंगे, y8 की पावर 1/4 भी लिखेंगे,
बिकॉज क्यों लिखा है हमने ये, क्योंकि अगर ए बी दो प्रोडक्ट हो रहे हों नंबर, उनकी पावर m हो, तो हम a की पावर भी m लिख सकते हैं और b की पावर भी m लिख सकते हैं। अब हमने 16 को क्या लिखा है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 16 जो होता है वो 2 का 4th रूट होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 लिख देंगे और साथ बाहर जो 1/4 है वापस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई की पावर 8 है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने पावर रूल ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था कि अगर a है उसकी पावर m है और फिर उस पूरे की पावर n है तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी जो दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिए हैं। अब 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ भी 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी, सिर्फ x की पावर 1 बचेगी और यहाँ पे 4 और 8 की कटिंग होगी तो y की पावर 2 बचेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2xy² हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह इजी है, हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो क्या है, क्यूब रूट है। अब हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3। तो हम सबसे पहले बिल्कुल वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इस होल की पावर जो है ये क्यूब रूट को खोल के लिख लेंगे, वो क्या लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे। क्यों लिखा, क्योंकि nth रूट ऑफ a को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में a की पावर 1/n लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, पावर जो है वो सबको उनकी डिवाइड कर दी, अलग-अलग दे दी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 27 की पावर 1/3, x6 की पावर 1/3, y9 की पावर 1/3, z3 की पावर 1/3। क्यों किया, क्योंकि अगर हम a b होल की पावर m हो तो हम a को भी पावर m दे देते हैं, b को भी पावर m दे देते हैं। तो अब हम यहाँ 27 को लिख लेंगे। 27 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है तो 3 का क्यूब इंटू 1/3, x6 की पावर 1/3, y9 की पावर 1/3, z3 की पावर 1/3। ये क्यों किया, क्योंकि a की पावर m की पावर n हो तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये वाला पॉइंट यहाँ थोड़ा नीचे करके भी लिख सकते हैं, नीचे वाले स्टेप पे ये यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर जो 3 था उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर जो 6 था उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर 9 थी उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, z की पावर 3 थी उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगी दोनों, 3 की पावर सिर्फ 1 बचेगी, वो हम ऐसे लिख लेंगे। जब पावर 1 हो ना तो उसको मेंशन नहीं करते, वो ऑब्वियस होता है, ठीक है, इसलिए हमने खाली 3 लिख लिया। 3 लिख लिया, x की पावर 2 बच जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। y की पावर क्या बच जाएगी, 3 बच जाएगी कैंसिल होने के बाद, और z की पावर सिर्फ 1 ही बचेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3x² y³ z। थर्ड पार्ट है इसका, बहुत इजी है, हमें 64 की पावर -4/3 दे दी गई है। अब ठीक है, अब पावर माइनस में है, पावर माइनस में होने का मतलब है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हमने पावर को पॉजिटिव लिखना है, इसका मतलब ये जो ये नंबर है इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। हम इसको लिखेंगे 1/64 की पावर 4/3। अब पावर हो गया पॉजिटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वो हम क्या करेंगे, 1/4 की पावर जो 3 होता है ना वो होता है 64, तो हम 4 की पावर 3 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये बाहर वाली पावर से 4/3 से, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 1/4 की पावर क्या बचेगा, 4, और 1/4 की पावर क्या होता है, 1/256। तो यही हमारा आंसर है। अब ये देखें कितनी डिफरेंट एग्जांपल है, पहले दो वाली सेम थी। अगर आपने बुक की एग्जांपल्स नहीं की होंगी, सिर्फ एक्सरसाइज की होगी तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करने में। अब रेडिकल एक्सप्रेशंस के बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक इसमें 1.2 से पहले डिस्कस किया गया है वो है सर्ड्स। अब सर्ड्स क्या होते हैं वो हमने बुक की ही डेफिनेशन लिख ली। बुक की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक इरेशनल रेडिकल लेना है आपने विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो रेडिकेंट था ना, अंदर वाला जो नंबर था वो रैशनल होना चाहिए, और जो रेडिकल है यानी जो पूरा आप उसका रूट के साथ उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे को हम क्या कहेंगे, एक सर्ड कहेंगे। ये क्या है, इसको मैंने सिंपल करके लिखा है, इट इज़ द इरेशनल रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी अंदर जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए और उसका आप एक रूट लेंगे और एक इरेशनल रूट आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको समझ आ जाए। इस तरफ मैंने एक्सप्रेशंस लिख ली हैं और हमारे पास जो हैं अब वो दो कंडीशंस हैं सर्ड होने की। वो क्या है कि जो रेडिकेंट है, अंदर वाला नंबर है, वो हमने पढ़ा कि वो रैशनल होना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे रेडिकेंट जो है वो रैशनल है या नहीं,
उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो रेडिकल है पूरा इसका जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर जो है वो इरेशनल है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर वो सर्ड होगा, वरना वो सर्ड नहीं होगा। पहली बुक की ही एग्जांपल है, उसमें लिखा हुआ √5 को एक्सप्लेन किया गया है। √5 है हमारे पास, तो हमारे पास जो रेडिकेंड है यहाँ पे वो 5 है। 5 एक रियल नंबर है, रैशनल है, तो हम इसको कि हम पहले चेक करेंगे कि वो रैशनल है। हाँ ये रैशनल है, हम इसको टिक कर देंगे। अब हमने चेक करना है कि √5 का आंसर जो है वो इरेशनल आता है, तो आप √5 लेंगे तो उसका आंसर इरेशनल ही आएगा। जैसे हमने 1.1 में एग्जांपल में प्रेजेंट किया था √5 इरेशनल नंबर को, उसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया था, तो √5 हमारे पास क्या है कि इरेशनल है। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि रेडिकल जो है वो हमारे पास आंसर उसका इरेशनल है। हाँ वो है, तो अब हम इसको क्या चेक कर देंगे कि ये सर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, √9 की दी गई है, बुक की ही एग्जांपल है कि अगर √9 है, इसमें हमारे पास रेडिकेंड जो है सॉरी वो 9 है, 3 नहीं है। उस 3 तो इसका आंसर आएगा ना, हमारे पास रेडिकेंड 9 है। अब 9 जो है वो हमारे पास रैशनल है। हाँ ये रैशनल है, लेकिन जो इसका आंसर है √9 का वो क्या आएगा, वो आएगा 3 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो 3 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जो दूसरी कंडीशन है ना वो नहीं ट्रू हो रही कि ये 3 तो रैशनल है, ये तो इरेशनल नहीं है, तो यह दूसरी कंडीशन गलत होगी, तो इसका मतलब वो सर्ड नहीं है। दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो सर्ड होगा। ठीक है, अब √7 को देख लेते हैं। 7 हमारे पास यहाँ रेडिकेंड है, 7 जो है वो रैशनल नंबर है। हाँ जी रैशनल है। √7 जो है वो उसका आंसर इरेशनल है। हाँ जी इरेशनल है, तो सर्ड हमारे पास होगा। ये आपने कैलकुलेटर से चाहे कैलकुलेट करके देख लें, इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैं एक दफ़ा फिर से याद करा लूँ, जो इनफाइनाइटली चलते ही जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद और उनकी वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही होती। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये निशानी खुद से चेक कर लेनी है। वैसे तो नज़र आ रहा है कि √7 जो है वो इरेशनल है। अब हम चेक करेंगे √2। अब हमें एक थोड़ी सी और बात बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा √5 जो है वो इरेशनल है और √9 जो है वो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि जो अंदर जो रेडिकेंड है ना 5, वो देखें वो जो है वो वो रैशनल नंबर तो है, लेकिन वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए वो स्क्वायर रूट से कैंसिल ही नहीं होगा, तो वो एक इरेशनल जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन जो 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर अंदर परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, वो इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन फिर गलत हो जाएगी। ये आपको मैंने बता दिया ताकि आपको चेक करने में आसानी हो, कैलकुलेटर के बगैर भी आप चेक कर लें। तो हम √7 पे थे, हमने ये चेक कर लिया कि वो रैशनल भी है और उसका आंसर भी पूरा रेडिकल का इरेशनल है, तो वो सर्ड है। √2 को करेंगे, 2 जो हमारे पास रेडिकेंड है और वो रैशनल है। हाँ जी है, और इसका आंसर जो है वो इरेशनल, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। वैसे भी हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हाँ जी, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी सर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको स्क्वायर रूट नहीं पढ़ना है, इसको क्यूब रूट पढ़ना है। 11 का क्यूब रूट। अब हमने इस क्यूब रूट को छोड़ देना है, अभी हम 11 को देख रहे हैं, रेडिकेंड को देख रहे हैं। रेडिकेंड पहले हमने चेक करना है, हमारे पास रैशनल है। हाँ जी है। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन का पूरा आंसर है हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा है। 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं है। 3 के साथ हमने इसको कैंसिल कर देना, तो 11 किसी का क्यूब रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि रैशनल आएगा आंसर इसका, तो ये क्या होगा, सर्ड होगा। अब लास्ट 2 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक में बताए गए हैं। वो क्या है, √π और √e। अब पाई जो है वो वैसे तो एक इरेशनल नंबर है और ई भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम बताएंगे कि ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इसमें हमारे पास पहले वाले में रेडिकेंड हमारे पास क्या है, पाई रैशनल है नहीं है, पहली कंडीशन ही गलत होगी, इसका मतलब वो सर्ड नहीं है। वैसे दूसरी कंडीशन तो पूरी हो रही है, वो इरेशनल तो है, लेकिन पहली कंडीशन ही पूरी हो रही है, इसलिए वो सर्ड नहीं है। इसी तरह ई को चेक करेंगे, ई जो है वो रैशनल है नहीं है, लेकिन उसका आंसर, इस पूरे का आंसर इरेशनल होगा, लेकिन ये सर्ड नहीं होगा। तो अब हमने 2 कंडीशन सर्ड के लिए ज़रूर चेक करनी है कि जो अंदर का रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए और जो इस पूरे का आंसर है रेडिकल एक्सप्रेशन का, रेडिकल का, वो इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो फिर ही वो सर्ड होगा।
अब आगे बुक में एक छोटा सा साइड ब्लॉक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। फॉर एग्जांपल पाई इज़ नॉट अ सर्ड। अब अभी हमने समझा कि ये देखें, वो कह रहा है कि जो सर्ड है ना, यानी ये देखें इसका आंसर √5 का क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो सर्ड है। तो सर्ड हर दफ़ा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन ये इरेशनल नंबर है ना पाई, ये सर्ड नहीं है, ठीक है। जो सर्ड है उसकी क्वालिटी ये है कि उसका आंसर इरेशनल नंबर ही है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सर्ड भी है, ठीक है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर तो है लेकिन फिर उसका आंसर जो है, जो रेडिकेंड है हमारे पास, वो रैशनल नहीं है ना, वो रैशनल होना चाहिए, तो वो हमारे पास सर्ड नहीं होगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि हर सर्ड जो है वो इरेशनल नंबर है, यानी सर्ड जो है वो सारे आंसर जो हैं वो इरेशनल नंबर की बेसिस पे बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो सर्ड भी हो, ठीक है। इज़ नॉट अ सर्ड। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू मेंशन है, दोबारा से मैंने एक्सप्रेशन, रेडिकेंड, रैशनल और ये सारा कुछ मेंशन किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट हमें बुक में टाइप्स ऑफ सर्ड्स बताई गई, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ड्स आर एज फॉलोज। पहला हमें बताया गया मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड क्या होता है, वो सर्ड जिसमें सिंगल टर्म जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रही होगी, वो क्या होगा, मोनोमियल सर्ड होगा। एग्जाम्पल है √5, √7, √2, √3, ये सारे क्या है, मोनोमियल सर्ड है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि वो सर्ड होना चाहिए। अंडर रूट जो है वो 9 नहीं लिख देना, √9 सर्ड नहीं है, वो वैल्यू सर्ड ही होनी चाहिए, यानी अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और अंदर का जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। ध्यान से एग्जांपल लिखनी है। बायनोमियल सर्ड। अब बायनोमियल सर्ड क्या है, वो सर्ड जिसमें सम ऑफ दो मोनोमियल सर्ड, यानी जो दो मोनोमियल सर्ड थे अलग-अलग थे उनका सम करके लिखा जाए तो वो क्या होगा, बायनोमियल सर्ड होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल √3 + √5, ये एक जो है हमारे पास बायनोमियल सर्ड है और दूसरा √2 + √7 ये हमारे पास दूसरा बायनोमियल सर्ड है। दोबारा से कह रही हूँ कि जब ये सर्ड की लिखनी है अलग-अलग टर्म मोनोमियल में या बायनोमियल में, तो दोनों जो हैं वो सर्ड ही होने चाहिए। √9 नहीं लिख देना बीच में, √16 नहीं लिख देना, √25 नहीं लिख देना, क्योंकि वो सर्ड नहीं है। ये जो रेडिकेंड है ये रैशनल होने चाहिए और जो अंदर वाला नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तभी वो एक इरेशनल जो है वो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो क्या है, कॉन्जुगेट सर्ड्स। वो क्या है कि अगर दो टर्म सेम हैं, उनके साइन दरमियान में से डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। जैसे √a + √b और √a - √b, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं। अब हमारे पास बुक में साइड ब्लॉक है, वो क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है टू कॉन्जुगेट सर्ड्स का वो एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने दो कॉन्जुगेट सर्ड्स ले लिए, अभी हमने ये जो पढ़े हैं √a + √b, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों टर्म्स अंडर रूट वाली ही हों, ये अंडर रूट के बगैर भी एक टर्म हो सकती है, लेकिन क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये एक टर्म है हमारे पास और ये जो दूसरी टर्म है ना, बस उसको माइनस के साथ लिखना है, ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर्स पे अंडर रूट आए, ठीक है। जो कॉन्जुगेट हमने लिखना है, कॉन्जुगेट पे हमारा फोकस है। तो हमने 3 + √5 एक हमारे पास टर्म है, दूसरी उसकी कॉन्जुगेट टर्म हमने ले ली 3 - √5। तो जब हम अगर वैसे भी इसको देखा जाए तो इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, यानी a वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस b जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से 3 को पकड़ें और इसको 3 - √5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ से √5 पकड़ें, उसको 3 और -√5 से पकड़े जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास ये जो रेडिकल वाली टर्म्स है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास जो है सिंपल वाली टर्म्स आ जाएंगी, इससे हमारा आंसर रैशनल आएगा। तो वो हमें वैसे ही बता रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा दो कॉन्जुगेट सर्ड्स का, वो हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। लास्ट टॉपिक जो बताया गया है 1.2 एक्सरसाइज से पहले, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, हमने उसको रैशनलाइज करना है, यानी उसको एक रैशनल नंबर बनाना है, थोड़ा सिंपल बनाना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अंडर रूट एक्स, यानी कहीं उसमें अंडर रूट आ गया, रेडिकल का साइन आ गया है, या ए माइनस अंडर बी अंडर रूट एक्स यानी रेडिकल का साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमने उसको कैसे रैशनलाइज करना है, वी मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। ठीक है, ये उसने क्या बात की है, ये भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को, हमें एक जो है वो एक्सप्रेशन दे दिया गया 3/√5 प्लस √2। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें रेडिकल आ गया, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसको सिंपल बनाना है। वो हम कैसे करेंगे, अभी जो उसने ये जो नीचे बात कही थी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से। ठीक है, अब समझ आ गई होगी आपको कि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म दी गई है ना, हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, √5 माइनस √2, यानी दोनों टर्म्स के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो प्लस का आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट ये है, इसके साथ हमने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब हम 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर √5 माइनस √2 से, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे वो देखें, वो जो भी हम पहले वो पढ़ के आए हैं साइड ब्लॉक, वो वाला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। अभी हमने पढ़ा कि जब हम प्रोडक्ट लेंगे दो कॉन्जुगेट टर्म्स का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो यहीं पे अप्लाई हो रहा है, और हम डिनोमिनेटर को क्या कर रहे थे, हम रैशनलाइज ही कर रहे थे। तो हमने √5 का स्क्वायर लिख लिया माइनस √2 का स्क्वायर लिख लिया। 3 इंटू √5 माइनस √2, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना, वो मुश्किल हो जाएगा, पहले इसको सिंपल कर लेना है। ठीक है, 5 जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 3 आ गया। अब ये 3 जो है वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है वो 5 √5 माइनस √2 बन गया। अब जो देखें इसका डिनोमिनेटर है उसमें 1 है, वो रैशनलाइज हो गया। तो बस हमने यही करना था, ऊपर चाहे रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, नीचे नहीं आना चाहिए, वो हमने उसको रैशनलाइज कर दिया। इसी की सेकंड पार्ट जो है उस एग्जाम्पल 8 का, वो है 3/√5 माइनस √3। अब माइनस साइन के साथ दिया गया, लेकिन क्या है, डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सप्रेशन आ गया, और हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी √5 प्लस √3, उसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स का सिंपल ऐसे मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख लेंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर वाली टर्म को आपने एज इट इज़ रहने देना है, नीचे क्या बनेगा 5 माइनस 3 और सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 2। तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके 2 आंसर लाना है, हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, इसको अंदर सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे थे। पहले देखिए डिनोमिनेटर में एक रेडिकल एक्सप्रेशन था, अब क्या है, एक सिंपल टर्म है, रैशनल नंबर है। होप सो आपको 1.2 का सारा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया गया है। इसी तरह आपने हर जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो लाजमी देखनी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विद योर फेलोज एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सॉल्यूशंस।